तो चलिए आज था मैट्रिक का एग्जाम। तो मैट्रिक का एग्जाम के लिए हम क्या है सेंटर एग्जाम का जो परीक्षा हुआ था उसका मैथ के बारे में, आज हम गणित के बारे में आपको बताएंगे क्या हुआ सेंटर एग्जाम में परीक्षा और क्या क्या आया था क्वेश्चन आंसर, और सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देंगे ताकि आप कहाँ तक सही किए कहाँ तक गलत किए सभी आंसर आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन खोल के बैठिए, और नहीं किए हैं तो इसका तैयारी कीजिए और आगे एग्जाम सेंटर में बैठने के लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है। थोड़ा बहुत हेल्प तो मिल सकता है, मात्र 30% मिल सकता है आपको हेल्प यहाँ से। तो चलिए आज बनेगी हमारी वीडियो में अंत तक, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/√2 एक है, क्या है 1/√2 एक क्या है, एक है आपका अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है 1/√2। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्याङ्क है तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर a प्लस a/c होता है, इसलिए यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। किसका क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। तो तीसरा में क्या कहता है, देखिए बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्याङ्क कौन है, कौन शून्याङ्क है ये आप बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं क्या कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के हिसाब से बनाएंगे इसको हम a-b इसका और इस सूत्र बैठाएंगे तो बन जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका 923 है तो उनका लॉसो क्या हो जाएगा। लॉसो उसका क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 690 हो जाएगा इसका लॉसो। चलिए अब बात करते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 में यदि a बराबर 2² इंटू 3 क्यूब इंटू 5 पर पावर 4 है और b बराबर 2 पर पावर 3 3 पर पावर 2 और 5 है तब मौसो ज्ञात हो कीजिए। तो मौसो इसका क्या हो जाएगा ab बराबर होगा 180 cm, क्या होगा 180 cm यानी बी नंबर। तो चलिए अब बात करते हैं क्या छठा में क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए x/3 x है प्लस 1 है, इसको हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये होगा तो माइनस में चला जाएगा a to a खत्म हो जाएगा, इसलिए निम्नलिखित में बहुपद नहीं है कौन सी नंबर, कौन है सी नंबर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 7 में क्या कहता है। 7 में कहता है निम्नलिखित निकायों x प्लस 2y क्या है, ये आप नहीं देखिए शायद, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं क्या था x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y बराबर 0 16 का क्या है, 16 अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका क्या होगा अनंत हल जाएगा, है कि यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे आपका क्या है 16 है, इसलिए इसका अनंत हल होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल 4 एवं द्विघात गुणनखंड 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा वह द्विघात बहुपद होगा x² प्लस 4a प्लस 1, यानी कि द्विघात बहुपद क्या होता है x² प्लस 4a प्लस यहाँ पे मतलब स्क्वायर होता है, यहाँ पे माइनस है तो ये उसका सही स्क्वायर 1 का 1 और 4 का बता रहा है। 4 देखिए 4 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा और 1 गुना 4 करेंगे तो 4 होगा, यानी 1 और 4 इसका योगफल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है यदि समीकरण निकाय 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 एक द्विघात बहुपद द्वितीय हल है होता है, क्या द्वितीय हल होता है। ये अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं देखना चाहो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल में ऐसा वीडियो बना हुआ है, प्रतिस्थापन विधि कहिए, विलोपन विधि कहिए, बृहद विधि कहिए, जो भी विधि कहिए इसका यहाँ पे बना हुआ है, ये हल करने का समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा k बराबर 9 है, क्या है k बराबर 0 नहीं है, 4 नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण कौन है तो 2x² प्लस 5x बराबर 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि यदि समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक द्वितीय के व्युत्क्रम में उल्टा हो तो क्या होगा, ये क्या होगा a बराबर c होगा, क्या होगा a बराबर c होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहता है द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण ज्यादा आ रहा है, इसके द्विघात समीकरण बहुत ध्यान से देखना होगा। चलिए द्विघात समीकरण क्या है x प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल्यांकों का योग क्या है, मूल्यांकों की क्या है 6 है, इसका मूल्यांक एक क्या है
6 है। चलिए अब बात करते हैं क्या 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है x बराबर 6 का आरेख आगे कैसी सरल रेखा होती है। कैसी सरल रेखा होती है तो ये होती है y अक्ष से होती है। x का मान दिया हुआ है तो x के बाद हम y खींचेंगे तो इसकी y अक्ष से समांतर होती है। चलिए अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन नंबर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा निया अक्ष x पर बिंदु पर x पर का एक बिंदु है। क्या है x पर तो 2 पर पावर अगर दिया हुआ है x यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट किए x से तो x के बाद क्या होगा यहाँ तक आएंगे यहाँ से तब ना y में कितना पावर है तो y में y नहीं तो कुछ क्या होगा 0 हो जाएगा यानी ऑप्शन क्या होगा 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 15 में क्या कहता है यदि किसी एपी क्या है यदि किसी एपी का प्रथम पद a एवं सार्वंतर d है तो उस एपी का एनवा पद क्या होता है। सूत्र भी यही होता है a प्लस a इंटू डी ए और d उसके बाद n निकाल देते हैं तो हो जाएगा। तो इस सूत्र का सूत्र क्या होता है एपी का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ क्या होता है n-1 d होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है एक समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। देखिए 10 4 7 का पद निकालने से पहले हम क्या करेंगे इसका ए निकालेंगे। ए क्या होगा 10 होगा और 7 क्या होगा इसके बाद डी होगा। डी में क्या होता है इसका पहला दूसरा संख्या को माइनस पहले संख्या में माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 में से 10 जाएगा -3 यानी 3 होगा। तो उसके बाद तीसरा पद ज्ञात करेंगे बताओ क्या होगा ए प्लस हम सूत्र में बैठाएंगे तो ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या है 30 है यहाँ तक 30 में एक जगह 29 में अब ये गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर -77 क्या हो जाएगा -77 हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब क्या होता है कि 18 में देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब कितना 17 में देखते हैं क्या 17 में क्या कहता है। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी 7 13 19 बराबर 205 में पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या कितनी है तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपका देख लीजिए पदों की संख्या कितनी होगी तो इसमें आपको करना है 205 में वही समांतर श्रेणी a माइनस n-1 इसको बैठाना a प्लस n-1 इंटू डी में पदों में से 205 यानी 205 को हम गुना करेंगे यहाँ पे भाग देंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 34 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम बना के दिखा देते हैं आपको। चलिए यहाँ पे क्या होगा क्या है ए का मान कितना होगा ए बराबर हो जाएगा आपका 7 डी बराबर 13 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है n बराबर कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब हम करते हैं चलिए हम बाद में आपको समझा देंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइम हो जाएगा नहीं तो फिर ज़्यादा आप टाइम समय भी नहीं देना चाहते हैं ज़्यादा तो इसी तरह आप ये सम्मान बैठाइएगा और सूत्र में बैठाइएगा बन जाएगा आपको। चलिए 205 को सामने में रखना है उसके बाद इसका ये फार्मूला आपको बैठा देना है। ये फार्मूला को आपको बैठा देना और 205 यहाँ रखना बराबर में उसके बाद बराबर इतना रखना तो सब मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 18 में क्या होता है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवा पद ज्ञात कीजिए। एनवा पद इसका क्या हो जाएगा तो इसका एनवा पद हो जाएगा 2n + 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो यहाँ पे इससे मान देखिए 5 में से 2 3 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा 2 + 1 यानी यही मान होगा इसका। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 19 में कितना क्वेश्चन 19 में देखते हैं 19 में क्या करता है बिंदु 4 माइनस इंटू बिंदु 4 पॉइंट इसके बाद क्या है x का मान 4 है और y का मान -3 है कि मूल बिंदु से कितना दूरी पर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए साइन उसका 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 उसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा यहाँ पे क्या इसका मान क्या होगा यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1 यानी साइन प्लस साइन इसका मान हो जाएगा 1 65 का मान दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन में 21 में क्या कहता है बिंदु 3 x का मान 3 है और y का मान 0 एवं x का मान कितना -5 और y का मान 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य से बिंदु नियामक एक बिंदु खिंचाती है। यानी इस रेखा को हम खींचते हैं इस रेखा में एक बिंदु बीच में आती है दो रेखा दो तरफ दिया बीच वाला रेखा क्या होगा तो बीच वाला रेखा हो जाएगा आपका x का मान होगा 1 और y का मान हो जाएगा 2 यानी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 नंबर इसका आंसर सही आंसर होगा राइट आंसर। तो अब बात करते हैं क्या 22 नंबर में क्या कहता है कि बिंदु x का मान कितना -3 और y का मान -5 +5 में तक का भुज है। क्या है इसका भुज क्या होगा इसका भुज होगा -3 होगा एक भुज इसका -3 होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 23 में द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियंक होंगे क्या होगा द्वितीय में सब क्या होगा तो देखिए 1 2 3 4 यानी दोनों में प्लस है और यहाँ पे क्या होगा एक तो यहाँ माइनस होगा एक प्लस होगा यानी ये क्या होगा x का मान ये आपका x होता है ये y होता है तो यहाँ पे x का मान क्या होगा ये माइनस में हो जाएगा और क्या होता है y का मान क्या हो जाएगा y का मान यहाँ प्लस में है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा 2 सही होगा। क्या होगा 2 सही होगा क्योंकि x का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है -2 और y का मान प्लस में है इसलिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में
24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्षकों के नियंक -3, 0 और 5, -2 और -8, 5 है तो उसके केंद्र के नियंक होंगे, क्या होंगे, उसके केंद्र के नियंक होंगे -2 और 1 होगा, -2 और 1 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 में क्या कहता है। 25 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो कोस A प्लस B का मान है, क्या है, A प्लस B का मान क्या है, तो यहाँ पे 0 इसका मान है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि 28 cm व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए 28 cm व्यास वाले एक वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो यहाँ पे 28 cm का क्या होगा, 26 का आंसर क्या होगा, 88 cm हो जाएगा, 88 cm इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में। 27 में क्या है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कही जाती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कही जाती है व्यास, क्या कही जाती है, व्यास कही जाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं 28 में क्या कहता है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है। टेन थीटा और कोट थीटा का मान होता है 1, क्योंकि टेन का भी मान 1 होता है और कोट का भी मान 1 होता है, इसलिए जीरो, दोनों का जीरो का मान दिया हुआ है, तो ये तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 यानी 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 में क्या कहता है कि टेन 35 बटे कोट 55 प्लस कोट 78 बटे कोट 10 12, तो इसका बराबर क्या होगा, इसका बराबर क्या होगा, इसका बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस कॉट प्लस साइन C प्लस A करने पर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस इसका भी मान होगा 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, दोनों का मान 1 होगा, 1 प्लस बराबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं 30 में क्या कहता है। 30 में यदि साइन थीटा A बटे B तथा यानी अल्फा बटे बीटा तथा कॉस थीटा का मान होगा, ये क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी, √B² माइनस A² बटे B हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 31 में। 31 में क्या कहता है, यदि साइन थीटा 1 बटे 2 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये साइन बेटा, तो इसका मान हो जाएगा √3। क्वेश्चन में देखते हैं 32 में क्या कहता है कि 32 में यदि √3 10 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान क्या होगा, 2 थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 15 गुना 30 यानी 2, क्या हो जाएगा, 15 गुना 30 यानी 2 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कोसेक, यानी कोसेक का मान कोसेक हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 34 में क्या कहता है, आर्क त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आर्क त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, त्रिज्याखंड के गोल त्रिज्याखंड के वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है। 35 में क्या कहता है, देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधि का अनुपात होगा, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, क्या होगा, 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 36 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कहता है कि आर्क त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। आर्क त्रिज्या वाले यानी आर्क त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ करता है, यानी संपूर्ण और वक्र सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 होता है, यानी अर्धगोला का होता है 3πr²। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 cm है तो एवं ऊंचाई 14 cm है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, उस बेलन का आयतन क्या होगा, उसका आयतन होगा 176 cm, क्या होगा 176 cm। ये भी वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे आपको। यदि किसी गोले का व्यास 14 cm है तो इसका आयतन क्या होगा, ये भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के, इसको समझाने के बहुत ही बारीकी से समझाएं, मात्र 8 या 9 सेकंड मिनट में ही समझा दिए हैं, इसको बना के दिखा दिए हैं। तो 43/12/3 इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं आप कितना 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 cm है, क्या है, शंकु की आधार की त्रिज्या 5 cm है तो उसकी ऊंचाई 12 cm है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा b 65 cm, यानी 65 cm कन्फर्म नहीं है इसमें, इसलिए इसको 65 cm पाई मान देता है कि पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान आपको देना नहीं है, इसका पाई का पाई रहने देता है, बस इसको शंकु के आयतन निकाल देना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद ये बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है। 40 में यदि किसी घन की एक भुजा 5 cm है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 125 cm होगा। 5 का क्यूब करने पर 5 × 5 = 25 125 हो गया। बहुत ही आसान था ये मैथ। उम्मीद है कि एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आप मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको कम
100 रुपये मिलेगा आपको। बहुत जल्दी आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में इसका आंसर फिट हो जाएगा। देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग होता है 400। कितना होता है? 400 होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है? 2, 5, 7 इतना इतना का बहुलक मान क्या होता है? देखिए, बहुलक होता है सबसे ज्यादा कौन है इसमें? सबसे ज्यादा 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में अल्फा और बीटा का समांतर माध्य क्या है? अल्फा और बीटा का समांतर माध्य क्या होता है? a + b/2 होता है। इसका समांतर माध्य क्या होता है? a + b/2 होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 cm और 16 cm है, तब 28 और 16 है, तब माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी? देखिए, माध्यिका निकालने के लिए थोड़ा सा गणना करना होता है और दोनों को जोड़ने के बाद, सबको जोड़ने के बाद इसको 2 से भाग देना पड़ता है और जो बीच में आता है बस उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं माध्यिका। इसका क्या होगा? 24 आंसर। क्या होगा? आंसर 24 हो जाएगा। अब बात करते हैं माध्यिका। यहाँ पे माध्यिका दिया हुआ है, तो इतना 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 का माध्यिका क्या होगा? ये सबको टोटल को जोड़ने पर कितना से भाग लगता है? इसका आ जाता है कितना से? इसको 2 तरफ करेंगे, 2 तरफ करने के बाद बीच में 5 बचता है, तो 5 को हम यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे, तो इसका माध्यिका हो जाएगा 5। चलिए अब बात करते हैं क्या, अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका रहता है दिया हुआ कि 2, 5, 7, 9, 10, 15, तो भाई यहाँ देखिए, इसको छाटेंगे इधर से भी 3 छाटेंगे, तो यहाँ पे नहीं होगा। क्या मेरा बीच में नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 9, 8, 7 कितना होगा? 16। 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, यानी माध्यिका मेरा कितना हो गया? 8 आंसर आ गया। अगर मेरे पास एक अंक और रहता है, यहाँ पे 16 रहता, तो हम क्या करते? 3 इधर से छाटते और 3 इधर से छाटते, बीच में मेरा 9 होता, तो यहाँ पे मेरा माध्यिका क्या हो जाता? 9 हो जाता। क्या होता? 9 हो जाता। बस थोड़ा सा अंतर है इसी में कि अगर आपका सम संख्या रहे तो आपको दोनों को जो के इन्वाइट 2 से करना है डिवाइड, और विषम संख्या रहे तो जो बीच में आपका बचेगा वही माध्यिका 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्या कहता है कि 46 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? क्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 25% भी हो सकती है, 3/5 भी हो सकती है। काहे कि यहाँ पे कट रहा है, उसके बाद 0.3 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 तिया 9 यानी 90, 33, 35 105 आ जाता था। यहाँ पे 1.1 यानी 1.5 आधा पट, यानी एक तो पार्ट आया लेकिन उसका आधा कैसे आएगा? नहीं ना आएगा, तो इसके आधा पट नहीं हो सकता। यानी एक सिक्का को हम तिरपट से नहीं देख सकते, तिरपट से नहीं देख सकते। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्या कहता है? 47 से निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना की प्रायिकता 1/2 होता है, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। चलिए निश्चित प्रायिकता की घटना की निश्चित है, तो प्रायिकता की घटना होती है 1/2, लेकिन निश्चित प्रायिकता की घटना होती है 1। क्वेश्चन में देखते हैं अब 48 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 cm पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या 9 cm है, तो बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई क्या होगी? 12 cm होगी। क्या होगी? बेलन की ऊंचाई 12 cm हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं 49 में, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पे वो कोण बना रहा है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 50 में। क्या कहता है 50 में क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा अभाज्य संख्या है तो अल्फा और बीटा का मौस क्या होगा? अल्फा और बीटा का मौस हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 51 में। क्या कहता है कि भाज्य ए और भाज्य बी के लिए ए बराबर b³ प्लस r में विशेष r के लिए कौन सा संबंध नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य के लिए, भाज्य और भाजक के लिए कभी भी घट नहीं सकता, यानी नीचे उसको हो नहीं सकता है, भले ऊपर क्यों ना जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों तो क्या है? बराबर है, दोनों बराबर हो नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक बराबर है और एक उससे कम है, यानी कम की बात हम किए तो कम नहीं हो सकता है। उसके बाद अब देखते हैं आर से बराबर है, ये कोई गारंटी नहीं कि हर संख्या बराबर ही हो जाएगा, यानी भाजक भाज्य से बड़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, बराबर या बड़ा हो सकता है। हाँ, यही आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बराबर या बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है या बराबर में हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। ताकि मेरे पास 10 रुपये है, 10 आदमी है, 10 आदमी को 10 रुपये बांटना है, एक आदमी 1 रुपये तो पाएगा, इससे कोई ज़्यादा भी पाएगा। एक आदमी अगर नहीं लेगा तो उससे ज़्यादा भी पाएगा, लेकिन कम नहीं पाएगा। चलिए अब 52 नंबर का क्या होता है? द्विघात समीकरण x² - 6x + 7 बराबर 0 के मूल्यांकों की प्रायिकता क्या होगी? यानी अवास्तविक होगी। क्या होगी? अवास्तविक होगी। 7 दूना 14, 6 बचता है, इसलिए यहाँ पे माइनस में आएगा, अवास्तविक होगी। चलिए अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 53 में।
सिंपल में क्या था, यदि 3 थीटा बराबर 90 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे इसको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इसको आगे कीजिए और इसका क्वेश्चन हम आंसर देंगे बाद में। फिर अब क्वेश्चन में देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पे इस समीकरण बनाना होगा। इस समीकरण बनाने के लिए हमको x और y का मान निकालने की बात होगा। ये मैं आपको दिया हुआ है समीकरण में, और यहाँ पे कौन सा इसमें दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। ये हल दिया हुआ है आपको मैथ में वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं आगे। क्या कहता है कि समरूप a प्लस सी एवं ए ई एफ में दिया हुआ है a इतना, तब तो क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, ये दोनों बराबर में लाना है तो क्या हो जाएगा, b और d हो जाएगा। क्या होगा, b और d हो जाएगा। यहाँ पे b और d, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन कौन b बराबर कौन d। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, 56-57 में क्या कहता है। 57 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ए बी सी में डी ई समांतर क्या है, बी सी है। इस प्रकार से है कि ए डी बराबर 2.4 cm, ए ई बराबर 3.2 cm और ई सी बराबर 4.8 cm है। तब ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 6 cm, काट कुट के यहाँ पे 6 cm बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 58 में क्या कहता है। 58 में क्या कहता है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। कौन सही है, यहाँ पे कौन सही है, तो यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब बात करते हैं 59 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। इसका दोनों का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 में क्या कहता है। 60 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर बिंदु P 5 और 6 की अक्ष से दूरी कितना है, 5 और 6 से अक्ष की दूरी कितना है, 6 cm है। देखिए यहाँ पे इसको हम समझा देते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मेरा x रेखा है, ये y रेखा है, तो देखिए 5 से 6 पे जाएंगे। 5 से देखिए यहाँ पे ये x का मान है, यहाँ पे x कितना 5 है, 5 से हम 6 पे जाएंगे। तो यहाँ से अगर 6 पर जाएंगे तो यहाँ बेशक यहाँ ऊपर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक मान कितना दूरी है, तो ये है आपका 6 cm, इसलिए 6 cm आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं 61 में क्या कहता है। संख्या 3.24 63 है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, बार बार आता है संख्या, तो परिमेय संख्या हो गया। तो अब बात करते हैं 62 में क्या कहता है। 62 में दशमलव पर शांत होगा। तो ये इसको काट कुट करने के बाद ही बन पाएगा कौन सा शांत है, कौन सा अशांत आवर्ती है। तो ये अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हो जाएगा 3/160। ये क्या है, दशमलव पर शांत होगा। दशमलव पर शांत, इसका क्या होगा, शांत होगा। चलिए अब बात करते हैं 63 में क्या कहता है। 63 संख्या 144 एवं 372 का मौसम होगा। क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 से हम करते हैं तो 12 144, ये कट जाता है। अब 12 36, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ 12 आया, तो 12 दूना कम 12, तो यहाँ पे कितना होगा 3, और जो 36 से गुणा करने 12 पर 372 होता है। इसका आंसर क्या होगा, 12 आंसर हो जाएगा। चलिए 63 में देख लिया। 64 में देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax² क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा क्या होगा, इसका मान हो जाएगा c/a हो जाएगा। क्या होगा, c/a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 हो तो k का मान क्या होगा। k का मान होगा -21 होगा। क्यों, अब इसको फॉर्मूला पे बैठाइएगा, सीधे कीजिएगा, बन जाएगा k का मान 21 हो जाएगा। क्वेश्चन 66 यदि बहुपद px बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। इसका मान हो जाएगा 7/4। क्या होगा, -7/4। क्वेश्चन नंबर 66 में यदि बहुपद 2x² प्लस k, इसका मान क्या, इसका मान तो हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या 66 में यदि बहुपद इतना का अल्फा बीटा y गुमा है तो क्या होगा, इसका मान 7/4 होगा। चलिए ये दोनों तो हो गया। अब बात करते हैं कितना 67 में क्या, 67 में क्या कहता है। देखिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 तो 6x प्लस 5y बराबर 11 के कितने हल होंगे। इसका दोनों का हल करना है तो कितना हल होगा, इसका कोई अद्वितीय हल है क्या, अद्वितीय हल है, अनंत हल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 68 में क्या कहता है। 68 क्वेश्चन में क्या कहता है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है
तो उनके आगे होंगे, उनके आगे क्या होंगे, उनके आगे होंगे समांतर, आगे होंगे समांतर। चलिए अब बात करते हैं 59 में क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y बराबर 20 का हल क्या है। इसका 20 का हल क्या है, इसका x और y का मान निकल जाएगा, x का मान 4 और y का मान 2। चलिए अब बात करते हैं 69, यानी 69 हो गया। अब बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्या कहता है, यदि 65 तथा 117 का महोत्सव 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। देखिए m का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि महोत्सव इसका महोत्सव क्या हो जाएगा, इसका महोत्सव हो जाएगा 13 और क्या होता है m का मान हो जाएगा 2। चलिए अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन नंबर में। 71 में क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर a प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा, a का मान हो जाएगा 7, यानी क्या होगा 7 हो जाएगा, a का मान यहाँ पे 7 बैठेगा, a का मान। चलिए एक क्वेश्चन 2 बार आ गया है, हम तो देखिए आगे और भी एक बार क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2 बार आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है, 72 में यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है के और प्लस 2 का मान है, एक्स से गुना किया उसके बाद के एन 9 के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो के का मान क्या होगा, के का मान होगा 1 या 4, 1 या 4 का, यानी 1 या 4। एक्स का मान एक बार आएगा 1, एक बार आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 73 में, तो क्वेश्चन 73 में क्या कहता है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का बराबर 0 बराबर 1 के रूप मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी कि उसका मूल कौन सा होगा 1 का मान। तो अब इसका मान क्या होगा, माइनस इसका मान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी में हो जाएगा। डी में क्या कहता है 0 और 2, यानी 0 और 2, एक्स का मान 0 और वाई का मान 2 आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं समीकरण है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, समीकरण होगा तो 2 मान इसका आएगा 0 और 2। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 को पूर्ण वर्ग में होने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा होगा निम्नलिखित में से। चलिए इसका भी कौन सा हमको आंसर सही से नहीं मिला, इसलिए इसका थोड़ा सा जाने देते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है, समांतर श्रेणी 1.8 यानी 1.8 2.1 और 2.4 2.7 का साव अंतर क्या होगा। किसी भी संख्या को यहाँ पे इसको दूसरे अंक को पहले अंक में घटाएंगे तो कितना होगा, दूसरे अंक को पहले अंक में घटाएंगे तो 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। देखिए 21 से 18 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, यानी 0.3 इसका साव अंतर यानी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता है, यदि 2x प्लस 3 क्या कहता है कि 5x प्लस 1 और क्या कहता है दूसरा क्या है तो x प्लस 3 साव अंतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी मिला नहीं है हमको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, समांतर श्रेणी इतना 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 का 8वां पद क्या होगा, यानी 8वां पद क्या होगा वही हम देंगे। उसका ए पी का पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका इसी को बैठाएंगे तो ये होगा 26, यानी कि 8वां पद क्या होगा 26 होगा। इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे मतलब इधर घटते जाएगा, जितना बढ़ाएंगे उतना घटते जाएगा, तो 26 8वां पद होगा 26। 13 का अंतर है, क्या है 13 का अंतर है। चलिए बात करते हैं 78 क्वेश्चन में क्या कहें, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा। देखिए 2n प्लस 1 है, n का मान 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 3 पदों का योग क्या होगा 2n, यहाँ पे 3 जोड़ने पर कितना होगा, 3 पर जोड़ने पर हो जाएगा मेरा 3, तो 3 3 और 3 कितना होगा 6, 6 और 3 कितना होगा 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी 15 हम 3 अंक जोड़ेंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, तीनों को जोड़ने पर 15 होता है। कैसे देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 15 मेरा हो गया यहाँ पे आंसर। चलिए अब बात करते हैं 78 या 79 में। 79 में क्या कहता है कि यदि बिंदु ए इतना है और बी का मान इतना है तो मिलाने पर रेखाखंड का मध्य बिंदु पी a/2 क्या होगा और दूसरा क्या है कि 4 है, तो ए का मान क्या होगा, यानी ए का मान यहाँ पे दिया हुआ तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान हो जाएगा आपका -8, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में क्या कहता है, यदि ए का मान इतना दिया हुआ बी का मान उसी तरह फिर दिया हुआ है तो त्रिभुज ABC के शीर्षक में इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र क्या होगा 0 और 3 होगा, क्या होगा 0 और 3। ये मैं थोड़ा सा लंबा एक पेज खाएगा इसको सिद्ध करने के लिए। चलिए आप इसको सिद्ध कीजिएगा, हम बाद में इसको बताने वाले हैं फिर।
चलिए इसको चैप्टर इस जितना भी लंबा लंबा क्वेश्चन है जिसका शॉर्ट आंसर दिया हुआ है इसका हम सबको हल करेंगे और हल करके आपको बताएंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। फिर हम हल करेंगे और ऑप्शन देखिए तभी इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा आता है कि नहीं आता है देखते हैं। फिर बाद में क्वेश्चन मिलते हुए बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्स अक्ष बिंदु ए और 2 - 3 एवं इतना बी का मान इतना है तो मेघा ने व्याख्या की अनुपात अनुविभाजन करता है। तो क्या करता है अनुविभाजन कौन करता है? एक और 2 करता है। कौन करता है? 1 और 2 करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित ए बी सी में रेखा पी क्यू बी सी के समांतर इस प्रकार है। ए पी बराबर एक्स, पी बी बराबर 4 cm और ए क्यू बराबर 14 cm और इतना बराबर इतना का एक्स का मान क्या होता है? एक्स का मान कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 और 49 है तो उनका संगत माध्यमिक का अनुपात क्या होगा? देखिए दोनों को अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा? 25 और 49 यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन मेरा 20 सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 84 में क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 4 cm, बी बराबर 5 cm और सी बराबर 3 cm है तो कोण ए क्या होगा? कोण एक बी का मान क्या होगा? कोण बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा? कोण बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। कोण 85 में क्या कहता है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से एक बिंदु, देखिए किसी बाह्य बिंदु कहाँ यहाँ पे है? यहाँ पे है एक त्रिभुज है। क्या? एक त्रिभुज है। किसी बाह्य बिंदु से, यहाँ एक बाह्य बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा का मतलब होता है यहाँ से सीधे इसको टच करते हुए भाग जाए, इसको सीधे टच करते हुए भाग जाए तो कितना रेखा खींच सकती है? इस पर 2 रेखा खींच सकती है। कौन? 2 रेखा, एक ए और एक बी और इसके बीच में रेखा हो ही नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 86 में। बिंदु P से PT O केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या? स्पर्श रेखा है। यदि OT 6 cm एवं OP 10 cm हो तो स्पर्श रेखा PT की लंबाई क्या होगी? यानी क्या कहता है कि बिंदु PTO के वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा खींचने बोलता है 10 cm और 6 cm, इसके बाद O का क्या मान होगा? तो PT का मान क्या होगा? लंबाई क्या होगा? 8 cm होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? बीच का कोण क्या होगा? इसका बीच का कोण यहाँ पे 40 cm होगा। ये भी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग बना के, हम बना के दिखा देंगे आपको बाद में फिर, लेकिन तब तक फिलहाल मानते हैं 140 डिग्री मानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 में क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका मान 1/2 के बराबर है? किसका मान 1/2 के बराबर है? तो ये आपको फॉर्मूला से सिद्ध करने में मिल जाएगा। साइन थीटा 45 का मान 1/√2 होता है। साइन थीटा 45 का मान 1/√2 होता है और टेन थीटा 45 का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 यहाँ है और कॉस 45 यहाँ है, तो साइन 45 यहाँ है नहीं, इसे कॉस 45 है तो इस कॉस 45 में हम करेंगे, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 99 में क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसका दोनों का मान क्या होगा? 1 - 1 प्लस माइनस कर दिया बराबर कितना होगा? 0 हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में क्या कहता है कि साइन थीटा पर इसको हम देख लेते हैं। साइन थीटा 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा 90 का मान 1 होता है और टेन थीटा 45 का मान कितना होता है? तो टेन थीटा 45 का मान आपका होता है 1। क्या होता है? इसका भी मान 1 होता है। 1 एक बार प्लस में, एक बार 1 माइनस में है, तो दोनों प्लस और माइनस क्या होगा? दोनों खत्म, इसलिए उसका मान 0 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है? यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? इसका मान होगा 3, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्या कि 91 में क्या कहता है? साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इतना बराबर कितना? 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा का मान के है, तो के का मान क्या होगा? के का मान हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के का मान आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 92 में, और यहाँ पे 91 में क्या कहता है? साइन 30 + कॉस 60 का मान कितना होता है? साइन 30 + कॉस 60 का मान होता है 1। क्यों? तो ये साइन 30 का मान कितना होता है? साइन आपका 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2
2। अच्छा, उसके बाद कॉस, उसके बाद कॉस क्या कहता है 60 कहता है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2, इसका भी मान होता है 1/2। 30 को उल्टा दिए 7, तो यहाँ कितना होगा 2 2 2, तो 1 और क्या होता है यहाँ पे ऐसे में कहते हैं 2 का 2 ही 2, अतः 1 + 1 बराबर 2, यानी 2 + 2 बराबर 2, 1 कर दिया तो 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया आंसर, तो इसका मान होगा 1। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 cm है तथा केंद्र O है, एक वृत्तखंड AO इस प्रकार है कि कोण AOB 30 cm को, तो लघुचाप AB की लंबाई क्या होगी, लघुचाप AB की लंबाई क्या होगा, इसका फॉर्मूला बैठेगा और यहाँ पे कट के क्या होता है पाई का मान बच जाएगा, सिर्फ पाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं, एक अर्धवृत्त खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 24 cm है, इसका व्यास 24 cm है, तो क्या होगा, तो इसका इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, देखिए इसमें से कोई नहीं क्या होगा, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन देखिए, ये अर्धवृत्ताकार खेत का क्या होता है 1/2, अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 पाई r होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/2 पाई r, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे आपका इसको कट जाए तो 14 बराबर कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 7 कितना आता है 7 आता है, यहाँ पे 7 आता है, तो फिर भी इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर इसको हम अभी रखते हैं ब्रेक में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन 95, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो उसका मूल गोला एवं नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, इसका मूल गोला आयतन का अनुपात क्या होगा, ये अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ताकि हमको 50 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए हम जहाँ तक जानते हैं सब तो देते हैं आपको टोटल। चलिए जो नहीं बनेगा फिर हम इसका वीडियो बाद में बना आएंगे पूरा हल सहित। एक शंकु की संपूर्ण 96 97 में छोड़ गए हैं, उसके बाद आ गए कितना में, सीधे आ गए यहाँ पे 98 में आ गए। क्या कहता है 98 में, क्या कहता है 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका है, क्या है 1 का माध्यिका क्या है, देखिए दोनों को हम यहाँ पे क्या कि इसको आगे क्रम में सजाए 1 2 4 5 6 7 9, उसके बाद दोनों को दो तरफ से खंडित किए, बीच में जो बचा 5, तो 5 हम यहाँ पे क्या हो गया माध्यिका हो गया। अगर यहाँ पे 2 अंक रहता 5 और 6 दोनों रहता, 1 अंक और बढ़ जाता, तो हम क्या करते 5 और 6 को जोड़ देते 11, यानी 5.5 होता, तो 5.5 होता, 5.5 नहीं था इसमें, तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए अभी इसका आंसर क्या होगा, मान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए अब बात करते हैं 99 में क्या कहता है, इतना 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 का वर्ग क्या होगा, सबसे ज्यादा वर्ग जो सबसे ज्यादा संख्या आता है उसको वर्ग करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या आया 4 आया, तो इस 4 इसका वर्ग हो गया। अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता या इच्छा अनुसार निकाला जाता है तो उसकी बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/13 होगा, क्या होता है 52 पत्ती का होता है 13 चौक 52, 1/13 क्या होगा 13 होगा इसका आंसर। चलिए ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया, चलिए मिलते हैं फिर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या रहता है, क्वेश्चन से भी देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद में फिर मिलते हैं इसका आंसर लेके। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में, तब तक मिलते हैं। और हमारे चैनल में अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक झलक देख लीजिए आप सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ के बनाइएगा, तभी आप बना पाइएगा, क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। यहाँ भी दिया हुआ है माध्य मादी का बहुलक, इसको भी निकालना है, ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इनमें से कोई आंसर या किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ हो तो आप कमेंट में हमें जरूर सुझाव दें कि यहाँ पे गलत हुआ है, और सही आंसर देने की प्रयास करें। बस आपका मेहनत